बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर की में जो प्रॉब्लम था उसको रिकॉल करेंगे, एरे को स्टडी करेंगे, एरे क्यों पढ़ते हैं उसको देखेंगे और इनपुट एंड डिस्प्ले डाटा इन एरे की बात करेंगे हम। इस लेक्चर को व्यू करने से पहले स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट की, और वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट को हम एक छोटे से प्रोग्राम से डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम इन दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक लेआउट है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, और प्रोग्राम लिखने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, मेमोरी नम। अब स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो नम है मेरे पास, ये एक मेमोरी है और ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि चेंजेबल है, जिसका डाटा चेंजेबल है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 9 स्टोर करूँगा तो 9 हो जाएगा, अगर फिर अगली दफ़ा मैं उसमें डाटा चेंज करूँगा तो 9 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। लेट से मैंने यहाँ स्टोर किया 9, तो उस मेमोरी में 9 स्टोर हो गया। फिर अगर मैं स्टोर करता हूँ 10, तो इस मेमोरी के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10। यानी यहाँ मैंने क्या लिखा, 9 ख़त्म हो गया, 9 किससे रिप्लेस हो गया, 10 से। इसी तरह मेरे पास कुछ मेमोरीज होती हैं जिनको मैं कांस्टेंट बना देता हूँ। लेट से मैंने लिखा इंट एक्स और मैं इसको लिखता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मेरे पास कीवर्ड है, जिस भी चीज़ वेरिएबल से पहले लिखा जाएगा वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। सॉरी, वेरिएबल कह रहा हूँ, जिस भी मेमोरी के नाम से पहले लिखा जाएगा। एक्स एक ऐसा आइडेंटिफायर जो किसी मेमोरी का नाम है, और अब ये मेमोरी आपके पास ऐसी है कि इसका जो डाटा है वो चेंजेबल नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अंडरलाइन, ये रेड एरर दे रहा है यहाँ पे, जिसमें ये मेंशन कर रहा है रेड अंडरलाइन किया हुआ है इसने कि यहाँ पे एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको आप वैल्यूज़ जब भी असाइन करेंगे वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन करनी पड़ेंगी। मतलब जो ही मैंने यहाँ असाइन की, अब याद रखिएगा ये वैल्यू चेंजेबल नहीं है। तो x को अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, x इज इक्वल टू 9, तो अब ये स्टेटमेंट मुझे क्या जनरेट करके दे देगी, एरर। मैं ये कह सकता हूँ कि लेट से अगर x मेमोरी ब्लॉक है A12 एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एक कॉन्स्टेंट मेमोरी का ब्लॉक है, उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है, वो चेंजेबल नहीं है। जबकि नम के नाम से बात करूँ, एक ऐसा मेमोरी का ब्लॉक है जो कि चेंजेबल है। आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान फ़र्क समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं, ये रिकॉल करेंगे जो हमारा लास्ट टाइम प्रॉब्लम आ रहा था, यानी जो हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ पे एंड किया था उसी के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि लास्ट टाइम हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी। तो हम देखते हैं कि लास्ट टाइम जब हमने देखा था कुछ इस तरह का लेआउट देखा था, और हमने कहा था कि ये एक एड्रेस की मदद से, मतलब यहाँ पे पहला एड्रेस था, फिर इसमें मैंने प्लस किया था, आगे आ गया था, और फिर जब मैंने प्रोग्राम टर्मिनेट किया तो आपके इल्म में होगा एक एरर जनरेट हो रहा था। क्यों एरर आ रहा था? क्योंकि ये A16 और A20 ऐसी मेमोरीज थी जहाँ पे मैंने अपना डाटा तो स्टोर कर दिया, पर ये मेमोरीज मैंने रिजर्व नहीं करवाई थी। अब स्टूडेंट, बगैर रिजर्व करवाए मैं डाटा स्टोर करूंगा तो मुझे इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप बिल्कुल एग्जांपल ले लें कि अगर किसी पर्सन है जिसका एक 5 मरले का प्लॉट है, उसके साथ खाली 2 मरले का प्लॉट पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे कब्ज़ा तो कर लेगा, पर एक वक्त आएगा जब इस प्लॉट का मालिक आएगा तो वो इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इस जगह को, उसकी बनाई हुई जितनी भी सराउंडिंग्स थी, जितनी भी चीज़ें उसने क्रिएट की होंगी इस पर्टिकुलर जगह पे, वो क्या करेगा, इसको गिरा देगा। तो सेम केस हमारे पास यहाँ पे C++ में भी है कि हमने डाटा तो स्टोर कर दिया पर ये डाटा हमारा सिक्योर नहीं है, तो इस चीज़ को हमें रिजर्व कराना पड़ेगा। इस पर्पज़ के लिए हमारे पास, यानी अगर मुझे मेमोरी रिजर्व करवानी है इस तरह कंजेक्टिव मेमोरी, तो मुझे चाहिए एरे मेरे पास कंजेक्टिव मेमोरी एलोकेशन ऑफ सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप से क्या मुराद है कि हर मेमोरी सेल के अंदर आपके पास इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। 2 तरह की एरेज होंगी हमारे पास, एक को हम स्टैटिक एरे कह रहे हैं और दूसरे को हम डायनामिक एरे कहते हैं। डायनामिक एरे मेरी न्यू के कीवर्ड के साथ इस्तेमाल होगी। अगर न्यू का कीवर्ड है, आपको आइडिया होगा जब हमने न्यू के कीवर्ड को डिस्कस किया था, न्यू इंट किया था, तो हमें क्या चाहिए था, पॉइंटर चाहिए था। इसका मतलब है पॉइंटर का एक एडवांटेज हमारे सामने आता है कि हम डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, डायनामिक मेमोरी और डायनामिक एरे भी हम न्यू के कीवर्ड के साथ ही क्रिएट करेंगे जब हम इस डायनामिक एरे को देखेंगे। इसी तरीके से स्टैटिक एरे की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक एरे भी आपके पास एक एरे है जो कि कंजेक्टिव मेमोरी है, और
वो चेंजेबल नहीं है, मतलब उसको एक दफ़ा जब एड्रेस असाइन हो गया वो चेंज नहीं हो सकती, और उसका सिंटैक्स और डायनामिक एरे के सिंटैक्स में फ़र्क है। अब जो मैं सिंटैक्स ऑफ एरे डिस्कस कर रहा हूँ ये स्टैटिक एरे का सिंटैक्स डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें आपके पास पहले आप प्रोवाइड करते हैं डाटा टाइप, फिर नेम ऑफ एरे, फिर आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है, कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, यानी यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूँगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। तो हम देखते हैं कि अगर मैं ये एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट नंबर्स 4 साइज़ की मेरे पास एक एरे बनी। अगर आप पुरानी मेमोरी को अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पहला एड्रेस A12, दूसरा A16, तीसरा A20, चौथा A24। अब है क्या, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है नंबर्स, और मेरे पास अब मैंने 4 सेल्स रिजर्व करवाए, मैं इन चारों सेल्स में वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ यूजिंग दिस नंबर्स पॉइंटर। अब ये नंबर्स जो पॉइंटर है ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है, इसका मतलब है ये अगर पहले एड्रेस के साथ लिंक्ड है तो ये चेंजेबल नहीं होगा, जिस तरह मैंने कांस्टेंट के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब ये पॉइंटर है तो इसका मतलब है मैं वही चीज़ें फॉलो करूँगा पॉइंटर वाली इसमें इनपुट और डिस्प्ले करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे इस डाटा को डिस्प्ले करता हूँ तो हम देखते हैं क्या डाटा डिस्प्ले होगा हमारा। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर सी आउट नंबर आ रहा है, तो नंबर चूंकि एक पॉइंटर होगा वो क्या प्रिंट करेगा A12, तो मेरे पास पहली जो लाइन है उस लाइन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा A12। इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरी लाइन है उसका रिजल्ट क्या आएगा नंबर +1, उसका रिजल्ट आपके पास आएगा A16। तीसरी जो मेरे पास लाइन है वो क्या है नंबर +2, उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा A20। इसी तरह चौथी जो लाइन है वो मेरे पास क्या है नंबर +3। A12 में +3 का मतलब क्या है, अब नंबर +3 के नंबर्स में आपके पास हमेशा क्या पड़ा होगा A12 +3 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट क्यों है, क्योंकि ये आपके पास टाइप क्या है इंट, 3 × 4, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 12। A12 प्लस करें तो आपके पास मेमोरी क्या बनेगी A24। यानी जब मैं ये स्टेटमेंट्स लिखूंगा तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही होंगी, आपके मेमोरी के एड्रेसेस को प्रिंट कर रही होंगी। आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि हमें एरे चाहिए क्यों। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम नॉर्मल वेरिएबल्स की बात करते आए थे। अगर मुझे ये एरे नहीं चाहिए तो मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, मुझे 1 2 3 4 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, उन चारों के डिफरेंट नाम होंगे। बजाय इसके कि मैं मल्टीपल नाम, लेट से मैं मेरे पास एक प्रोग्राम में मैंने 100 वेरिएबल स्टोर करने हैं, तो मुझे 100 टाइम्स 100 दफ़ा वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और ये डिसाइड भी करना पड़ेगा कि हर वेरिएबल का नाम डिफरेंट हो। तो उससे बेहतर क्या है कि मैं एक ही नाम से बनाऊं और 100 साइज रख दूं, ताकि मैं अब इस नेम से मैं इन चारों मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस भी कर सकता हूं, इनमें डाटा स्टोर भी कर सकता हूं, क्योंकि ये कंसेक्टिव है। अगर कंसेक्टिव ना होते, ये फ़ायदा है कंसेक्टिव होने का, अगर ये कंसेक्टिव ना होते तो फिर मैं इनमें डाटा स्टोर नहीं कर सकता। मुझे पता है नंबर्स में मैं 1 प्लस करूँगा तो मैं A16 पे आ जाऊँगा, नंबर्स में मैं 2 प्लस करूँगा तो मैं A20 पे आ जाऊँगा, नंबर्स में मैं 3 प्लस करूँगा तो मैं A24 पे आ जाऊँगा। ये एडवांटेज है एरे का कंसेक्टिव होने का। अगर ये कंसेक्टिव ना होती तो हम इस चीज़ को यूज़ ना कर सकते। और एरे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम मल्टीपल टाइम वेरिएबल डिक्लेरेशन से भी बच सकें, और इसके ऊपर हम फ्यूचर में वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हम नॉर्मल वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात। अब हम आगे जाते हैं कि अगर मैंने एक एरे है उसमें डाटा इनपुट करना है। अब स्टूडेंट, इनपुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा डाटा। अब स्टैटिक A12 + 0, तो इसका मतलब है स्टैटिक A12 में डाटा आप स्टोर करो। पहला डाटा लेट से मैंने कहा 6 आ गया, दूसरा डाटा क्या करेगा नंबर +1, नंबर A12 में +1 करो तो कौन सा डाटा आएगा आपके पास A16, लेट से मैंने 7 स्टोर कर दिया। इसी तरह नंबर +2, तो या लेट से मैंने 4 स्टोर कर दिया, नंबर +3 लेट से मैंने 5 स्टोर कर दिया। तो ये डाटा मेरा यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। अब स्टूडेंट, ये जो चीज़ थी मैंने आपसे कहा था कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है इसको मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसी डाटा को सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ लिखूंगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा, कुछ यूँ। नंबर स्टैटिक नंबर +0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ 0, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में 0। स्टैटिक नंबर +1 की मैं बात करूँ, अब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में मैं 0 करूँगा तो ये किसको एक्सेस करेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को। 1 करूँगा तो ये किसको एक्सेस करेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को। 2 करूँगा तो ये किस की तरफ मूव करेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक की तरफ। 3 करूँगा तो ये कहाँ मूव करेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक की तरफ। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यानी अगर मैं यहाँ 0 मेंशन करूँ तो ये A12 पे जा रहा है, 1 मेंशन करूँ तो A16 पे जा रहा है, 2 मेंशन करूँ तो A20 पे जा रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास ब्लॉक्स हैं, ये जो इंडेक्सेस हैं, इनको मैं इंडेक्स का नाम देता हूँ 0 1 2 3। अब 0 की तरफ ये कैसे मूव करता है, नंबर ऑफ 0। अब अगर आपको याद हो तो A12 था मेरे पास, A12
प्लस 0, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट हो गई और ये स्टेटमेंट हो गई, ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। तो A1 2 + 0 करूँगा तो रिजल्ट क्या बनेगा 0, तो वो डायरेक्टली कहाँ मूव करेगा इस एड्रेस के ऊपर। नंबर 1 करूँगा तो नंबर +1 होगा आपके पास। A1 2 में जब मैं 1 प्लस करूँगा स्टूडेंट, तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा 1 × 4, जो कि रिजल्ट क्या बना A1 6। अगर आप A1 6 देखें तो मैंने उसका इंडेक्स क्या रखा हुआ है 1 रखा हुआ है। इसी तरह 2 करूँगा तो A20 बनेगा, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी एरे है, जितनी एरे का साइज़ है उतने मेरे पास इंडेक्सेस भी होंगे, पर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 और 3। 0 क्यों होगा, क्योंकि एरे का नाम इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा होता है। इसका मतलब है A1 तक एक्सेस करने के लिए मुझे, A1 2 तक एक्सेस करने के लिए मुझे कितना जंप करना पड़ेगा, मुझे 0 जंप करना पड़ेगा, इसीलिए एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आपके पास 0 है। अब क्या मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लूप के साथ सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप देखें फ़र्क क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, मतलब ये आपका डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को यूँ भी मेंशन कर सकता हूँ, फॉर इंट i इक्वल टू 0, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 4 i प्लस प्लस, एंटर अ वैल्यू c इन नंबर ऑफ i और c इन स्टैरिक, या दोनों में से कोई बात आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे डाटा डिस्प्ले करना पड़ेगा, आप एज्यूम करें मेरे पास डाटा क्या पड़ा हुआ है 5 12 3 4, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा c इन लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास c इन नंबर ऑफ i, ये स्टेटमेंट लिखूँ या ये स्टेटमेंट लिखूँ, दोनों सेम है। जब मैंने इनपुट लिया तो डाटा 5 12 3 और 4 की फॉर्म में आ गया। वैल्यू इज इक्वल टू स्टैरिक नंबर प्लस 0, वैल्यू इज इक्वल टू नंबर प्लस 0, ये डाटा डिस्प्ले हो रहा है। इस पर्टिकुलर के लिए मैं लूप भी अप्लाई कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं इस अंदाज में भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ भी लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको ये दोनों बातें अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी, जहाँ पे मैंने एरे में अभी तक हमने सिर्फ इनपुट और आउटपुट की बात की है कि हम इनपुट और आउटपुट किस तरीके से देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आने वाले लेक्चर में मज़ीद एरे के ऊपर डिस्कशन करेंगे।